नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात पत्रकारों की जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, उन पर दिल्ली पुलिस ने आज सुबह छापे मारे हैं। इन पत्रकारों से पूछताछ की गई। न्यूज़ क्लिक पर एंटी टेरर धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। इस पोर्टल पर चीन से अवैध फंडिंग का आरोप भी है और कुछ को आपको बता दें, इसमें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है, कुछ से जारी है। उधर पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घरों पर छापे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है, हम इस मामले के सभी घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और अपना विस्तृत बयान जारी करेंगे। हम पत्रकारों के साथ हैं, सरकार इस मामले से जुड़े तथ्यों को सामने लाए। और आपको बता दें, इस कुछ ही देर पहले एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी ने भी पत्रकारों से इस तरह की पूछताछ पर गहरी चिंता जताई है। गिल्ड ने कहा है, एक पत्र जारी किया है, ये छापे मीडिया का गला घोटने की एक और कोशिश है। कानून बेशक अपना काम करे, लेकिन सही प्रक्रिया पर अमल हो। किन्हीं खास अपराधों की जांच में भय का आम माहौल ना बनाया जाए और बोलने की आज़ादी या असहमति की आवाज़ों का उल्लंघन ना हो। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया की अहमियत है और चौथे खंभे का सम्मान और संरक्षण हो, ये कहा गया है। और आपको बता दें, इससे पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वही विपक्ष सरकार को घेर रहा है। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। और बता दें आपको, हमारे सहयोगी प्रशांत से भी बात करेंगे। कुछ जानकारियां ये हैं कि छापेमारी में पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क और सीपीयू समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। जिन पत्रकारों के यहाँ छापे पड़े उनमें प्रमुख रूप से उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, प्रबीर पुरखायस्त और परंजय गुहा ठाकुरता हैं। ये सभी पत्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यूज़ क्लिक से जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस कई वरिष्ठ पत्रकारों को स्पेशल सेल के दफ्तर भी लेके गई है। करीब 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उर्मिलेश, अभिसार शर्मा और अनंत्य चक्रवर्ती को पुलिस ने छोड़ दिया है। और जो डिटेल्स हैं, आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, क्या डिटेल्स आपको इस मामले में मिली हैं? और जी निधि, देखिए, आपने जिन पत्रकारों का नाम लिया उसके बाद 2 और पत्रकारों को यहाँ पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। हम यहाँ सुबह जो स्पेशल सेल का दफ्तर है, पीछे हमारे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का दफ्तर है, यहीं पर सारे पत्रकारों को लाया गया था पूछताछ के लिए। और अब उनसे पूछताछ के बाद 3 पत्रकारों का आपने नाम लिया, 2 और पत्रकारों को यहाँ छोड़ा गया है। तो करीब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 5 से 6 घंटे तक पूछताछ चली है इन पत्रकारों से। लेकिन अभी भी स्पेशल सेल में कुछ पत्रकार अभी भी मौजूद हैं जो न्यूज़ क्लिक से जुड़े हैं, खासकर उनकी एडिटोरियल टीम से डायरेक्ट जो जुड़े हैं वो अभी अंदर हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। अब तक जो पूछताछ हुई है उससे जानकारी यही मिली है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन पत्रकारों से पुलिस ने जब्त किए हैं अपने छापेमारी के दौरान, वो पुलिस ने अपने पास रख लिए हैं। पत्रकारों को तो जाने दिया गया है, लेकिन अब ये जानकारी है कि उन सभी डिवाइसेस को एफएसएल की टीम के पास भेजा जाएगा। वो उसकी पूरी जांच करेगी कि उसमें उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें किस तरह की बातें हैं, और उसके बाद उनको अगर ज़रूरत पड़ती है, उसमें कुछ ऐसा पाया जाता है कि इन पत्रकारों को दोबारा बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोबारा बुलाया जाएगा। यहाँ पर धीरे धीरे मैं एक निधि आपको बताऊं कि कई पत्रकारों को एक एक करके अब यहाँ से छोड़ा जा रहा है पूछताछ के लिए। संभवतः आज अभी तक तो किसी की गिरफ्तारी हुई भी नहीं है और उम्मीद यही है कि जितने लोगों को छोड़ा गया है, चूँकि उन सब के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रख लिए गए हैं, यहाँ पर जब्त कर लिए गए हैं, उनको एफएसएल टीम के पास भेज के और उनकी जांच करवाई जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको फिर से बुलाया जाएगा। इस बीच जो न्यूज़ क्लिक का दफ्तर है दिल्ली में, उसको पुलिस ने सील कर दिया है। वहाँ पर भी जांच जारी है। वहाँ पर भी सुबह सुबह पुलिस की टीम पहुँची थी और वहाँ पे भी रेड पड़ी थी और उसके बाद उस दफ्तर को सील कर दिया गया है। तो स्पेशल सेल से खबर यही है कि अब धीरे धीरे कमोबेश कई पत्रकार
पत्रकार निकल चुके हैं और एक जो बचे हैं उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। जी बिल्कुल प्रशांत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो करीब 5 पत्रकार हैं जिनसे पूछताछ के बाद वो जा चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं देश की बात में और बात महाराष्ट्र की करते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर समस्या से जूझ रही हैं। नांदेड़ के एक अस्पताल में पिछले 2 दिन में 31 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 नवजात हैं। सुविधाओं दवाइयों का आरोप की कमी बताया जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौतों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय की जांच टीम पहुंची। इस टीम में 3 डॉक्टर शामिल हैं। राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ नांदेड़ के अस्पताल का कहा उन्होंने भी दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का आरोप है कि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और सुविधाओं की कमी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगस्त में ठाणे में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच समिति की रिपोर्ट में कुछ साफ ही नहीं निकला। सरकार की तरफ से 60 करोड़ की राशि अस्पताल को आवंटित की गई। 9 सितंबर को, अगर हम ग्राफिक्स दिखा सके तो 9 सितंबर को कल्याण में अस्पताल के गेट पर नवजात का जन्म। गर्भवती महिला को अस्पताल में प्रवेश से इनकार किया। डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। इससे पहले 7 जनवरी को भंडारा में सरकारी जिला अस्पताल में आग लगी थी। आग में झुलसकर 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। और अभी कुछ देर पहले औरंगाबाद से खबर आई है, यहाँ के सरकारी अस्पताल में भी एक दिन में 18 की मौत हो गई है। इनमें से 4 तो मृत हालत में ही अस्पताल में लाए गए। 14 की अस्पताल में मौत हुई, जिसमें से 2 नवजात शिशु भी हैं। डीन के मुताबिक इस वक्त अस्पताल में करीब 2000 मरीज दाखिल हैं और रोज करीब 200 मरीज दाखिल होते हैं। उन्होंने दवाओं की कमी की खबर को गलत बताया है। बहरहाल ये स्थिति है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है बात करने के लिए। आपको बता दें हमारे साथ हैं डॉक्टर टीपी लहाने, पूर्व निदेशक मेडिकल शिक्षा और शोध महाराष्ट्र के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, जो ये इस तरह की स्थिति बनी है, क्या कारण इतनी सारी मृत्यु इतनी संख्या में? देखिए कैसा है कि अगर आप नांदेड़ का देखते हैं तो पहले जो 12 शिशु का हुआ उसमें से 9 शिशु प्राइवेट में जो अब डिलीवरी होके वो आए थे और 3 शिशु वहाँ के थे। अभी जो वहाँ का आंकड़ा आ रहा है वो 31 का आ रहा है। इसमें अगर आप पहले से देखें तो वहाँ 4 आईसीयू थे बेड पहले जब मैं डायरेक्टर था। वहाँ के कोविड में बढ़ा के 72 आईसीयू किए गए, 72 बेड है वहाँ। उसके बाद वहाँ के नर्सेज जो होते हैं काम करते हैं, अपन ऐसा देखते हैं कि वहाँ नर्सेज होना चाहिए, वहाँ के नर्सेज की ट्रांसफर हो गई, उनका नंबर कम हो गया। दूसरी चीज ऐसा हो गया कि पहली बार 1998 में कुछ ट्रांसफर हुए थे, उसकी बार पहली बार 325 डॉक्टर लोगों की महाराष्ट्र में बदली की गई है। तो ये जो लोग हैं, क्योंकि ये लोग काम करते हैं और डॉक्टर और अपना रेवेन्यू का ऑफिसर या डॉक्टर में मुझे लगता है कि दोनों में कोई अलग चीजें होती है कि डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, अस्पताल में नहीं। और इसलिए अगर 22 साल किसी का बदली नहीं हुआ है, उनका ट्रांसफर होना जरूरी नहीं था, वो भी प्रॉब्लम हो गए है। नर्सेस अगर बदली हो गए तो उनकी जगह देना चाहिए था। तीसरी चीज है मेडिसिन। मेडिसिन में हफ्ते से मेडिसिन लेते हैं और ऐसा है कि ये मेडिसिन जब भी पैसा वो हफ्ते को दिया जाता है, मेरे वक्त भी दिया गया था 113 करोड़, लेकिन उसके बाद वो प्रोसेस जल्दी नहीं होता है। वहाँ के जो भी रीजन होंगे बराबर हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट को तो वक्त पे मेडिसिन लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ कमियां है। वो डॉक्टर को वहाँ जो नंबर बड़े हैं तो डॉक्टर को वहाँ रखने के लिए उनको सुविधाएं देना चाहिए। उल्टा हो रहा है। यहाँ देखिए डॉक्टर हमारे जो डीन है उन्हीं को बोलते हैं कि टॉयलेट आप साफ करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के सब लोग लिए गए हैं। वो 6, 7, 8 घंटा काम करके निकल जाते हैं। तो परमानेंट जो सफाईगार है वो लगाना चाहिए कि जो सफाई करेंगे, वो डॉक्टर का काम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें में बदलाव अगर आ गया तो ये चीजें ऐसा, तो ये जो भी डेथ है जब तक इसका इंक्वायरी नहीं होता बराबर है नहीं है मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है जो कमियां है वो कमियां को रेक्टिफाई करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, जो ये बात आप अहम कह रहे हैं कि कमियों को रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जान जा रही है। अब कल्याण की बात ले लीजिए, ठाणे में ही अगस्त में अगर 18 लोगों की जान जाती है और वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र एक तरह से आता है, एक जांच रिपोर्ट आती है, उसमें किसी की जवाबदेही तय नहीं होती, हालांकि 60 करोड़ पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये अपने आप में चिंता की बात है कि अगर जवाबदेही फिक्स नहीं होगी तो लोग
चाहे कोई डॉक्टर्स हो, प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोअर वर्ग के लोग हों, जो भी हों, वो सीरियसली काम को नहीं लेंगे? ये देखिए कैसा है कि मैंने एक चीज देखी है, जब मैं 40 साल गवर्नमेंट की सेवा में था, डॉक्टर सब चीजें सीरियसली लेना चाहते हैं, नर्सेस या वहाँ जो काम करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि अस्पताल में आप देखिए 550 बेड है, नांदेड़ में 1200 पेशेंट है, नंबर ऑफ द पेशेंट बहुत बढ़ता है। तो इसके लिए जो मैन पावर होता है वो मैन पावर भी उतना बढ़ना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जो भी एनएमसी में गाइडलाइन दी है वो गाइडलाइन के हिसाब से अगर मैन पावर बढ़ेगा, मेडिसिन में पहले कैसा था कि 70% मेडिसिन अभी हफ्ते देता है, अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो जो भी चाहिए वो मेडिसिन डील का परचेस कर सकता है। ऐसी कोई सुविधा है, मुझे लगता है कि अस्पताल के जो चीफ है उनको अगर दे दी तो बहुत सारा फायदा होगा। और ये जो भी चीजें हो रही होना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि इसका इंक्वायरी के बाद ही समझेगा कि सच है, बराबर है। बट मुझे लगता है कि जो भी अपने को, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, इस सबका जो भी अपने को लगता है लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए जो करना चाहिए अपन करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी हम पूजा भारद्वाज के पास, जो नांदेड़ के रास्ते में पहुंच गई। पूजा, आप कहां पर हैं? और बहुत दुखद परिस्थिति है, जो स्वास्थ्य सेवाएं महाराष्ट्र की पूरी तरह से चरमरा गई हैं, क्या बता सकती हैं वहां से आप हमें? जी बिल्कुल निधि, मुंबई से करीब 8 घंटे के सफ़र के बाद अभी हम नांदेड़ में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में अस्पताल पहुंचेंगे। वहां से ज़मीनी हालत हम दिखाएंगे दर्शकों को, लेकिन तब तक हम पहुंचते नांदेड़ उससे पहले ही आपने जैसा कि देखा कि औरंगाबाद से भी दुखद खबर आ गई कि 18 मरीजों की मौत, जिसमें कि जो 4 थे वो मृत वहाँ पर पहुँचे थे सरकारी अस्पताल में। तो इसके पीछे की अगर आप कहानी देखें, बीते 2 महीने में जुलाई और अगस्त में एक बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है, बड़ी संख्या में डॉक्टरों का, 300 से ऊपर की संख्या में बताया जाता है, जो आज तक के इतिहास में यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। इस विभाग में कभी इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो समझिए कि जिस नांदेड़ में कोई डॉक्टर अगर 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, सरकारी अस्पताल में पहुंच रहा हो, जहां पर आप देखें मरीजों का जो डॉक्टर से कनेक्शन है उसकी वजह से भी वो एक अस्पताल में जाया करते हैं, तो वो कनेक्शन बीते 2 महीनों में टूटा है। और लगातार आप देखें ठाणे का भी जो वाकया हुआ वो 1 महीने पहले का था, अगस्त में हुआ। आप यहाँ भी देख लें तो बताया जाता है कि 250 स्टाफ की कमी है, एक नर्स 80 मरीजों को यहाँ पर देख रही हैं, डॉक्टरों की कमी है। नए मेडिकल कॉलेजेस की यहाँ पर घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन कहाँ से डॉक्टर्स आएंगे? हमने खुद ही 1 महीने पहले एक रिपोर्ट किया था, जब रेजिडेंट डॉक्टर्स जो सेंट्रल मार्ट के हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे मुंबई में। उनकी मांग ये थी कि जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। अक्रॉस महाराष्ट्र आप देखें 1200 की संख्या की कमी है पहले से ही, और ऐसे बीच में ये तबादले कर दिए जाते हैं। तो एक बड़ा क्राइसिस यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो झेल रहा है, स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी वजह है दवाई की सप्लाई, जो दवाई की खरीद है, करोड़ों की दवाई जो कहा जाता है वो नहीं अभी तक खरीद हो पाई है। तमाम जो अस्पताल है वहाँ पर दवाइयों की कमी है। मुंबई से भी हमने रिपोर्ट किया था कि टीबी की दवा वहाँ पर नहीं है, लेकिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो किसी भी अस्पताल में उसकी मौजूदगी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पर उसकी कमी हर अस्पताल में लगभग रिपोर्ट हो रही है। आप देखें, आज हमने औरंगाबाद की भी कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, मरीजों से बात की है, जहां वो कह रहे हैं कि हमें कह दिया गया ये दवा ढूंढ के आने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये 1000, 1200, 1500 की दवाएं कहां ढूंढ कर लाएंगे, जब ऐसे समय में जब मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और सरकारी अस्पताल में, इन सब मेडिकल कॉलेजेस में आप देखें तो बिल्कुल क्रिटिकल हालत में मरीज जाते हैं। तो बहुत चरमराई हालत है। और बीते 2 महीने से सबसे ज्यादा हम जमीन पर देख रहे हैं कि अस्पतालों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, पर उसके बीच 48 घंटे में 31 मौतें। और वही दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम देखें, वहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीर। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हालात पर नजर बनाए रखें, और जिस तरह से एक साथ 350 डॉक्टर्स का तबादला कर दिया जाता है, दवाइयों की इतनी सारी कमी है, अंडर स्टाफ्ड है, एक नर्स 80 मरीजों को देख रही है, तो वाकई में अब स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा गई हैं महाराष्ट्र में। तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं देश की बात में, तुरंत लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और देश की बात में बात अब बिहार की करते हैं। जातिगत गणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक हो रही है। बताया जा रहा है 9 दल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष, क्या उम्मीदें इस बैठक से, क्या हो रहा है वहां पे, बताइए।
निधि, ये बैठक खत्म हो चुकी है। करीब बैठक अब से 45 मिनट पहले खत्म हुई और इस बैठक में का जो सबसे बड़ा आप कह सकती हैं कि जो खबर है वो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इस रिपोर्ट का, ये बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ उसका दूसरा एक और उसके साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी था, जिसकी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दलों के नेताओं को ये आश्वासन दिया है कि इसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द इसको प्रकाशित किया जाएगा, इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, क्योंकि अधिकांश दलों की मांग थी कि जो जातियों की आर्थिक स्थिति है उसकी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि इस बैठक में बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने इस जो सर्वे का रिपोर्ट आया है उसके बारे में कुछ सवाल उठाए थे। तो जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जो कुछ भी उनकी शिकायत थी उसको एक तरह से उस पर उन्होंने जवाब दिया। और बैठक के बाद जो है सभी दलों की राय थी कि ये एक बड़ा टास्क था जिसे पूरा किया गया, जिसके लिए अधिकारियों को काफी धन्यवाद दिया। जो अधिकारी वहां पे मौजूद थे उन्होंने पूरे विस्तार से इन्हें बताया कि किस तरीके से इस पूरे सर्वेक्षण का काम को पूरा किया गया है। थोड़े से डेटा को लेकर लोगों को एक तरह से ये डर था कि ये कहीं डेटा लीक ना हो जाए, जिसके बारे में बताया गया कि किसी भी इंडिविजुअल का डेटा कभी भी किसी को मिल नहीं सकता है। तो इस तरीके से आप कह सकती हैं कि बैठक में जो नीतीश कुमार ने एक वादा किया था कि एक बार सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी हो जाए उसके बाद सभी दलों के साथ मिलकर वो विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बैठक करीब 2 घंटे चली और अब इंतजार लोगों को यह है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कब सार्वजनिक रूप से जारी की जाती है। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस जानकारी के लिए और धन्यवाद आपका। और एक ब्रेक के बाद हम ये भी बताएंगे कि कर्नाटक ने भी ऐसा एक सर्वे कराया है आर्थिक और सामाजिक, लेकिन वो अभी तक नहीं दिखा पाए। लेकिन उस खबर पर जाने से पहले आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले तेलंगाना के निजामाबाद में एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर जमकर हमले किए हैं। चुनावी माहौल है, आइए सुनते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने। हैदराबाद के चुनाव के बाद ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। तो देश की बात में बात अब हम कर्नाटक की करते हैं। बिहार के बाद अब कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक हो सकती है। ओबीसी आयोग इसे अंतिम रूप दे रहा है। 2018 में ये रिपोर्ट ओबीसी आयोग के लॉकर में तब से रखी है। सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे 2014 में मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया ने करवाया था, लेकिन इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत न सिद्धरमैया कर सके, ना ही कुमारस्वामी और येदियुरप्पा। हालांकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। नाम भले ही सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे हो, लेकिन ये है जाति की गणना ही, जिसकी शुरुआत 2014 में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने करवाई थी। 2018 में मेंबर सेक्रेटरी के हस्ताक्षर न होने की वजह से इसे तकनीकी तौर पर वैध नहीं पाया गया। इसके बाद 5 साल बीत गए, लेकिन किसी ने इसे सार्वजनिक करने की कोशिश नहीं की। अब ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े का कहना है कि वो रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं। हम इसे तैयार कर रहे हैं
और जल्दी सरकार को सौंप देंगे नवंबर से पहले। सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे पर 163 करोड़ रुपए खर्च हुए और राज्य के 80% घरों को इस सर्वे में शामिल किया गया। 2014 में शुरू हुए इस सर्वे को लेकर 2016 में डेटा की कमी जांच पड़ताल में पाया गया। इसे ठीक कर 2018 में पूरा किया गया, लेकिन तब के मेंबर सेक्रेटरी के दस्तखत न होने से इसे तकनीकी तौर पर अधूरा माना गया। इसी वजह से 2018 से अब तक यह सर्वे रिपोर्ट ठंडे बस्ते में है। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार दबाव में है क्योंकि राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस की वकालत कर रहे हैं। एक कास्ट सेंसस का जो है हमारा स्टेट में करने के लिए बहुत दिन से चिंता है और इसके लिए वो अध्ययन भी किया गया है। वेरी सून वी विल आल्सो टेक ए डिसीजन। जेडीएस भी इस जाति गणना को सार्वजनिक करने की पक्षधर है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि इस रिपोर्ट के आने से समाज बटेगा। सवाल यह है कि लिंगायत और वक्कलिगा का दबदबा रिपोर्ट आने के बाद बना रह पाएगा या नहीं। See that releasing ये रिपोर्ट समाज को पीछे ले जाने वाला है। कांग्रेस को साफ सुथरी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पर काम करना चाहिए, लेकिन वो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर समाज को तोड़ना चाहती है। यह है कर्नाटका का ओबीसी कमीशन का दफ्तर, जहां कास्ट एंड एजुकेशन सर्वे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके चेयरमैन जयप्रकाश हेगड़े ने हमें बताया कि किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट की तकनीकी खराबी को जल्द से जल्द दूर कर सरकार को सौंपने का निर्देश उन्हें नहीं दिया, क्योंकि आम धारणा है कि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से इस राज्य की कई जातियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में कोई भी सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाई है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आज दोपहर में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल था। अभी भूकंप में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी मिल रही है। नेपाल भूकंप का केंद्र था। ये कुछ तस्वीरें आई हैं जो नेपाल से हैं और आइए सुनते हैं दिल्ली के कुछ लोगों का क्या कहना रहा। मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ था एक अपने हाउस टैक्स के लिए, तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी, तो मैंने सोचा शायद मेरे को कुछ तकलीफ़ ना हो, तो मैं 2 सेकंड के लिए देखा तो कुर्सी बहुत तेज़ी से हिल रही थी। फिर मेरे सामने जो ऑफिसर थे मैंने उनको बोला कि सर चलो भूकंप आ रहा है, तो उनको भी फील हुआ और सामने बॉटल पड़ी थी पानी की वो भी हिल रही टेबल पे, तो हम एकदम नीचे सबको बोलते हुए नीचे उतर आए हैं। मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है, फिर वो मेरे को पता लगा कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है वो। मैं मतलब खाना खा के पानी पीने जा रहा था, फिल्टर से जैसे मैंने पानी निकालना, फिल्टर का पानी बहुत तेज हिला, तो मतलब मैंने गिलास में रख करके फिर हम सारे घर के बाहर आ गए। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।